वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी जिसके अंदर हमने शुरू किया था हमारा यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड के अंदर हम हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देखो ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन से ही आई है। ठीक है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, जनरली जो चीज़ इसके अंदर देखी जाएगी वो यही देखी जाएगी कि हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसके ऊपर बेस्ड होगा। अब ऑगर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली। इसका मतलब हम फोटो इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे थे, तो ऑगर के अंदर भी हमें स्टडी करनी है, हमारे किसकी, इलेक्ट्रॉन की ही स्टडी करनी है। तो देखो क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन ऑगर इफेक्ट। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी ऑगर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑगर इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑगर इफेक्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि क्या है। ठीक है, चीज़ ये है कि देखो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते थे तो मैंने यही कहा था कि एक मेटल के ऊपर हम क्या डालेंगे, रेडिएशन डालोगे, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहा था हमारे एक्सरे के ऊपर, या फिर हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, अल्ट्रावायलेट के ऊपर। मतलब कि इनर से निकालेगा या फिर वो है जो हमारा आउटर शेल से निकालेगा। हमने यही बात बोली थी। तो देखो अब ऑगर इफेक्ट क्या कहता था हमें, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इफ inner shell electron K shell is ejected from an atom, then vacancy is created in K shell। ठीक है, so one electron from L shell occupy the vacancy and release some energy। ठीक है, इतना स्टेटमेंट जो लिखा है पहले हम इसको समझते हैं कि हम क्या कहना इसको चाह रहे थे। ठीक है, देखो क्या कहना है, हम क्या चाह रहे हैं इससे, कि मैंने ये बोला है कि अगर सपोज मेरे पास ये शेल्स हैं, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये इसकी इनरमोस्ट शेल है, सपोज के माना मैंने, और बाहर मेरे पास एक एल शेल है। ठीक है, के शेल के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे और एल शेल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसके ऊपर क्या डाली, रेडिएशंस डाली। जैसे ही मैंने इसके ऊपर रेडिएशंस डाली अपनी, तो इसने क्या काम किया, मेरे ये जो इनर इलेक्ट्रॉन था, कौन सा वाला, के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इसने बाहर निकाल दिया, इजेक्ट कर दिया। अब जब इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी जनरेट होगी। कैसे, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इलेक्ट्रॉन बनाए थे मैंने, सपोज एक, इसके अंदर 4 बना लेते हैं। ठीक है, एल के अंदर 4 बनाए मैंने, इसके अंदर 1, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मेरी क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से
बाहर की तरफ निकाल दिया। अब जैसे ही मेरा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ गया तो यहाँ मेरी वैकेंसी जनरेट हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट होती है वैसे ही क्या होगा कि जो मेरा एक L वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो एक L इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ जाता है, मेरा इस K शेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, आउटर से कहाँ चला जाता है, वो इनर के अंदर चला जाता है, तो वो क्या कर लेता है, इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जब ये चीज़ होती है, जब ये ऑक्यूपाई होता है तो उस ऑक्यूपाई के टाइम पे क्या होता है कि ये कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। देखो आउटर शेल में था, आउटर से अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, जब वो अपने L से K शेल के अंदर जाता है, अब उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि L शेल से एक और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। देखो अभी तक क्या करी थी हमने, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, तो बाहर से जब मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी तो इनर शेल का सपोज एक इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, K के अंदर क्या हुआ है कि K के अंदर वापस से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। जैसे ही K के अंदर वैकेंसी क्रिएट हुई, L ने उसका एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करा, K में डाला। जैसे ही वो K में डालेगा, अब क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये एनर्जी सफिशिएंट होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑफ L शेल। जो मेरा L शेल में एक और इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देता है। जिस वजह से जो मेरा मेटल था अभी तक एक बार डालने के ऊपर, जैसे मैंने H डाला, M++ इलेक्ट्रॉन में जनरेट हो रहा था ना वो यहाँ पे, तो अब किसके अंदर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब M+ में से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो M2++ इलेक्ट्रॉन में जनरेट होगा। और जैसे ही ये जनरेट होता है, इसका मतलब मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो चीज है, ये मेरा क्या हो गई, डबली चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये डबली चार्ज। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हमारा ऑगर इफेक्ट कहते हैं, कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा एक ही स्टडी बता रहा था कि मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन ऑगर ने ये बताया कि अगर वो निकलता है तो क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेता है, और जब वो जगह लेता है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, और उसी एनर्जी के रिलीज के कारण क्या होता है, इतना सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल जाती है कि वो L शेल से अपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मजबूर हो जाता है, और उसी मजबूरी के कारण डबली चार्ज स्पीशी ऑफ मेटल आयन की जनरेट होती है, और इसी को हम ऑगर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी ऑगर इफेक्ट के कारण जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को नाम दिया जाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो फर्दर ये मैंने लिखा था, ठीक है, आई डोंट नो कि तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया। तो सबसे पहले तो ये ऑगर इफेक्ट का क्या है जाएगा, हमारा जो मेनली हमारा था स्टेटमेंट, वो है इसका स्टेटमेंट, और बाकी अभी, ठीक है, अभी तो देखो हमने आधे का है ना, रिलीज सम एनर्जी। अब जैसे ही इसने रिलीज कुछ एनर्जी की है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे काम हुआ है, उस आगे काम को अब हमें देखना है। ठीक है, इतना ये हो गया। लो, उसके बाद इस वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छी हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, कि जो मैंने अभी समझाया ना, बस मैं अब उसी को ही एज अ लैंग्वेज फॉर्म के अंदर लिखने वाली हूँ। दिस एनर्जी इज वेरी सफिशिएंट टू रिमूव other electron from L shell, so the one electron is also ejected from L shell. This overall
phenomenon is called Auger effect, and ejected electron from L shell also called ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलेंगे, अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा उस शेल से निकला था ना, किस शेल से, इस वाले एल शेल से जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, सपोज ये वाला रिलीज हुआ है, इसको मैं क्या नाम दूंगी, ऑगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले जो निकला था वो तो क्या निकला था, फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो नेक्स्ट निकलेगा हमने उसको नाम दिया है ऑगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन। सो दिस इफेक्ट we get doubly charged आयन। क्या मिलेगा हमें, डबली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ऑगर इफेक्ट की थ्योरी। डायग्राम से हम उधर से समझ ही सकते हैं कि हमारा क्या हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने थ्योरी की फॉर्म में उन चीज़ों को लिख दिया है। अब हमें सिर्फ देखो डायग्राम के वे पे हम पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो हम क्या बोलते हैं कि A प्लस एच न्यू जब तुमने डाला तो A प्लस बना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ये जो है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन से ये इजेक्ट हो रहा है, तो हमने इसको फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। ये हमारा फोटो आयन बना था। ठीक है, यही चीज़ हुई थी। अब मैंने बोला कि मेरा A प्लस में हमने कुछ एनर्जी और दी और मेरा A2 प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या नाम दोगे, ऑगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि डबली चार्ज के बाद जो इलेक्ट्रॉन मेरा निकल रहा है सिंगली, मतलब एक जो हमारा सिंगल पॉजिटिव चार्ज था उससे जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है उसको नाम दिया ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी दी थी, वो एनर्जी दी थी हमने फोटोन के रूप में, और जो फोटोन के रूप में एनर्जी दी थी वो निकला था हमारा क्या, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो देखो निकलना होता है, नाम क्या दिया उसका, फोटो इलेक्ट्रॉन, और ऑगर के इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम बोलते हैं हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन। ये कुछ हमारी बातें हो गई थी। ठीक है, आगे हम चले। बाय द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट we can generate a spectroscopy which is known as Auger electron spectroscopy, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस इफेक्ट के कारण हम हमारी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जनरेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो मैं जितना भी कंटेंट यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो सफिशिएंट है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, इतना जितना मैंने लिखा है बकायदा वो स्टेटमेंट तुम लिख के आ सकते हो, पूरा का पूरा एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ऑगर की अगर मैं बात करूँ तो देखो जो ऑगर है कि ये जो मेरा ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत बार पूछा जाता है, एक उपमान हो गई एक ऑगर हो गई, ये इतनी बार पूछता है जिसकी कोई हद नहीं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑगर इफेक्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे लिए। ठीक है, आगे हम चले, हमारे क्या बोल रहा था आगे। अब देखो हमने जैसे कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ग्राफ की स्टडी की थी।
ठीक है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, तो हमें कुछ पीक्स वहाँ पे मिल रही थी एंड उन पीक्स को हमने ये बोला था कि उनकी जो हाइट होती है वो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड होगी, जितने नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी is a simple graph, ठीक है, which is plotted between number of Auger electron and energy, but this graph is very broad, so we record spectrum as first order derivative, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हम ग्राफ को ही प्लॉट करेंगे, लेकिन वो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करोगे, ठीक है, देखो हमने जब पिछली बार बात की थी फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने यही ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था काइनेटिक एनर्जी के बीच में। मैंने ये कहा था कि इसकी कुछ पीक्स आती है, हमें इस तरीके से हमें कुछ डेटा मिलता था, ठीक है। जब ऑगर इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखो ऑगर इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहा है और एक ऑगर भी निकाल रहा है। तो अब हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, हमारे दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ऑगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन निकला तो हमने इसके बीच का जब ग्राफ बनाया तो वही हमें क्या करना है, dN/dE और एनर्जी के बीच का ग्राफ बनाया। dN/dE क्यों किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए कि हमारा जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी का मिलता है। अब जब ब्रॉड मिलता है तो जो कोई चीज़ हमें ब्रॉड मिल रही है तो हम उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से बजाय एक बार ही डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जब हम उसके नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे बोली है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड कौन से हैं हमारे, ऑगर इलेक्ट्रॉन के, वो क्या हो जाएगा dN/dE। dE क्या है हमारी एनर्जी एंड n है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो जिसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि एक बार ही हमें उसको डिफरेंशिएट करना है ताकि हम उसका रेशियो कैलकुलेट कर सके, क्योंकि ग्राफ हमें क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड मिल रहा है। अब जो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे वो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ एनर्जी की टर्म्स में, यहाँ dN और dE का बीच में, और जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से कुछ हमें बहुत ही ब्रॉड मिलता है, ठीक है। वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे जो पीक्स मिलती थी वो हमें इस तरीके से कुछ मिल रही थी। जब हम काइनेटिक एनर्जी तो इस तरीके से हमें स्मॉलर पीक्स मिल रही थी, लेकिन स्मॉलर विथ हाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिल रहा है विथ इंटेंस तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इसकी डिफ़र करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आई होप कि इतना जब तक हमने अभी पढ़ा है वो समझ आ गया होगा कि हमारा क्या हो रहा है, कि हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काम आ रही है और हमारी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी। ऑगर इफेक्ट कहता क्या है कि जब इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो
तो L वाला जो होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को डाल देता है। जब L वाला उसको डालता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है कि L शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को हम ऑगर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसके बेस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करो तो देखो हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अच्छे से हम बनाएंगे इसको, है ना। तो अब इसमें हम नाम लिख लेते हैं कुछ। ये जो है हमारा सैंपल है, अंदर ही लिख देती हूँ तो बॉक्स के, सैंपल। इसके ऊपर जो हमने दिया है वो दिया है अपने इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से हमने इसके ऊपर वायर किया है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा सिलेंड्रिकल मिरर एनालाइजर है, सिलेंड्रिकल मिरर एनालाइजर। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये मेरा रिकॉर्डर है, कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे जो होता है हमारा स्पेक्ट्रो देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर है, और यहाँ पे जो है मुझे इस तरीके से मेरा स्पेक्ट्रा जो है वो प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये है इसका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो इजी सा इंस्ट्रूमेंटेशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। समझते हैं हम क्या हुआ है। देखो सबसे पहले क्या था कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन गन से इसको सब्जेक्ट किया।
ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रॉन गन डाली उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। जैसे ही सैंपल के ऊपर डालोगे, यहाँ पे कुछ सिलेंड्रिकल मिरर एनालाइजर होता है, वो उसको क्या करता है, जब मिरर एनालाइज करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ यहाँ पे कहाँ भेजता है, हमारे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई। पहले देखो इलेक्ट्रॉन गन मान लो, या इलेक्ट्रॉन जैसे कि जो रेडिएशन हमें डालनी है, हमें ठीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट करनी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इलेक्ट्रॉन की होगी। अब सैंपल ने सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट का टास्क है। तो ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पे जब ये सिलेंड्रिकल मिरर एनालाइजर है, ये इसको रिकॉर्ड करने का काम करेगा। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लायर हुआ, यहाँ से हमने एक सर्किट जनरेट किया, उस सर्किट ने क्या करा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किए हैं। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को हमारा ये इंक्रीमेंट कर देता है, और जब इसने ये नंबर को इंक्रीमेंट किया तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ फ्लो हो रहा है, रिकॉर्डर तक जा रहा है, रिकॉर्डर से कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो जनरेट हो रहा है वो हमें स्पेक्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि सैंपल था, सैंपल से सिलेंड्रिकल मिरर एनालाइजर क्या काम करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको एक जगह पे ही क्या करेगा, इस पे मतलब देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकला इधर उधर भाग रहा है तो उसको क्या करते हैं, एक जगह पे कांस्टेंट करेगा, और जिसकी वजह से वो क्या करेगा, केवल एक ही डायरेक्शन में अपना मूव करेगा, उस डायरेक्शन में आके वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर तक ही पहुँच पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर तक पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे मल्टीपल बन जाएंगे उसके, और जैसे ही मल्टीप्लर बनते हैं सर्किट के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहाँ, रिकॉर्डर से, रिकॉर्डर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से जो है वो हमारा स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। तो ये बेसिक सा हमारा क्या था, इंस्ट्रूमेंटेशन था। ठीक है, कई बार देखो क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो इसीलिए हमने है ना थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए है कि क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है। तो देखो जब शॉर्ट नोट आ जाए ना, तो जैसा का जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखे आना, पेजेस भी भर जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा और पूरा का पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशंस ऑफ AES, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है, देखो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट H2 and helium can produce auger electron spectroscopy in which area under the peak measure the क्वांटिटेटिव पिक्चर। तो देखो पहला ये कहता है कि हमें सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या देंगे, हमारा स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब स्पेक्ट्रा जब ये हमें प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा H2 और हीलियम क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, देखो H2 एंड हीलियम के पास क्या कंडीशन आ रही है कि H2 एंड हीलियम के पास केवल और केवल क्या है, 2s2 2s1 सॉरी 1s1 एंड 1s2। तो दोनों के पास केवल और केवल K शेल ही है, उसके पास L शेल है ही नहीं, इस वजह से ये क्या करेगा, ऑगर इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली, लेकिन जितने भी और एलिमेंट्स हैं हीलियम के बाद के वो सारे के सारे हमें ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि उसके बाद क्या हुआ हमारा। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, इन विच एरिया अंडर द पीक मेजर द क्वांटिटेटिव पिक्चर। मैंने ये बताया ना हमें स्पेक्ट्रा मिला, तो इस स्पेक्ट्रा के जो अंदर का एरिया है वो एरिया हमें क्या दे रहा है, उसकी क्वांटिटी को बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे निकले। क्योंकि मैंने कहा ना कि स्पेक्ट्रम हमें ब्रॉड मिल रहा है, ब्रॉड मिलने का रीज़न क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी वजह से हमें ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो हम ये जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन हमारे निकले हैं, साथ ही साथ उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगेगा हमें। तो इसीलिए हमने कहा कि उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे पता लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कहता है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स,
various oxidation state of element can be determined AS। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यही तो बोलती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है। जैसे हम Mn की बात करते हो तो Mn लगभग तुम्हें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसका 7 बार तुम उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना, यही तो चीज़ हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें उसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी पता लगता है और उसी से हम उसकी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पता लगा सकते हैं। तो ऑगर हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग रही है। क्यों? क्योंकि ऑगर यही तो बोल रहा है कि तुम अंदर से निकाल रहे हो तो बाहर वाला अंदर आ रहा है, और बाहर वाला जब अंदर आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये 7 बार अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकता है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा ऑगर के लिए दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं हम। तीसरा ये कहता है ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज गुड फॉर एलिमेंट with low atomic number Z less than 10। ठीक है, तो Z लेस देन 10 के लिए ही हमारी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अच्छा डिटेलिंग और आइडिया हमें प्रोवाइड करवा सकती है। अगर इससे ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हमारे आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑगर के बारे में तो गुड डेटा अगर हमें चाहिए तो केवल Z लेस देन 10 तक ही हमारा काम करेगा। फोर्थ अगर बात करें तो ऑगर electron spectroscopy can be utilized for qualitative analysis of solid surface। ठीक है, फिफ्थ भी मैं लिख देती हूँ। Auger microscope is used to produce a beam that can be moved across a surface। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि हमारा क्या था। सारे हमारे ये एप्लीकेशंस हो चुके हैं। ठीक है, 3 तक तो मैं समझा ही चुकी हूँ कि गुड होता है एलिमेंट लो एटॉमिक नंबर। तो अगर ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें निकालनी है तो हमारी गुड होती है, जो अच्छा डेटा प्रोवाइड करती है वो Z लेस देन 10 के लिए ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बार ये काम करो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, लिखना भी तो होगा हमें। ये हो गया हमारा, और उसके बाद ये वाला हो गया, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन। उससे पहले तो आई थिंक ले ही देखा होगा। ठीक है, ये शायद ले देखा होगा, है ना, और इतनी तो हमें जगह मिल भी जाती है कि हम ले सके। देखो, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ की, कि फोर्थ क्या बोल रहा है कि जो हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारा यूटिलाइज करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस को। यूटिलाइज का मतलब ये है कि वो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस के एस्पेक्ट को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कैसे? देखो, हमने माना कि हमारे पास ये एक मेटल का सरफेस था, मैंने इसके ऊपर रेडिएशंस डाली, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकालेगा तो इसका मतलब उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उससे वो एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फेंकेगा। ऑगर यही तो कह रहा है। तो जब ऑगर ने ये बात बोली तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी क्वालिटी के बारे में पता लग रहा है कि हमारा मेटल कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। क्यों पता लगा क्वालिटी? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डीपली पेनिट्रेट करेगा उतना ही हमें उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है, तभी तो हम उस रेंज की रेडिएशंस उसके ऊपर डाल सकते हैं। अब सपोज इलेक्ट्रॉन निकला,
जितना लेट निकलेगा इसका मतलब इनर शेल उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा डीप है। इनर शेल डीप है तो इसका मतलब जो दूसरा वाला एल है उसको जाने में भी टाइम लगेगा, और जाने में टाइम लगेगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन फेंकने में भी टाइम लगेगा। तो इससे हम उसकी सरफेस के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि जो मेटल की सरफेस है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरीके की हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम बाय द हेल्प ऑफ द ऑगर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उससे उसकी क्वालिटी का पता भी लगा सकते हैं। क्वांटिटी तो मैंने बताई, देखो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही एस्पेक्ट वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमें ये इलेक्ट्रॉन्स बताता था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो कौन प्रोवाइड करवा रहा था, जो स्पेक्ट्रा उसका पीक हमें देगा वो हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में पता कर रहा था, और जो हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है वो उसकी सरफेस के बारे में पता कर रहा है कि जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर जब हम रेडिएशंस डाल रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीडली निकल रहा है, उसके ऊपर वो हमें हमारे मेटल का हार्डनेस, सॉफ्टनेस, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सरफेस की वो हमें ये सारी की सारी बताएगा। लिक्विड है, सॉलिड है, किस तरीके का भी सरफेस है उसका, उस सरफेस की डिटेलिंग हमें मिल जाएगी। कितना कोर अंदर है, कितना बाहर तक है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें इस ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिहाफ पे मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था वो ये था कि ऑगर माइक्रोस्कोप यूज़ होता है जिससे हमारी बीम्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, यही तो लिखा था हमने कि ऑगर माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ बीम दैट कैन बी मूव अक्रॉस अ सरफेस। मतलब ये कि ऑगर के माइक्रोस्कोप भी आते हैं। ठीक है, ऑगर के माइक्रोस्कोप क्या काम करते हैं कि बीम जनरेट करते हैं, और उस बीम से क्या होता है कि हमारे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसकी सरफेस पे मूव करना शुरू करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम अगर उसको देखेंगे तो वो बीम जनरेट करता है ना। अब उन वो बीम क्या बताएगी, उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर घूमता हुआ बताएगी, मूव करता हुआ बताएगी कि हमारा जो ऑगर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके का निकला है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं हमारे ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो हमारे लिए थोड़े से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमारे काम आते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सिर्फ हमें इतना ही डेटा याद रखना है कि ऑगर इफेक्ट क्या होता है। ऑगर इफेक्ट के ऊपर ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया और उसके एप्लीकेशंस हो गए। 4-5 एप्लीकेशंस काफ़ी है। सबसे मेन तो यही है कि ये पूछा जा सकता है कि क्या हाइड्रोजन और हीलियम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे, तो आंसर जाएगा नहीं। रीज़न क्या जाएगा, रीज़न ये जाएगा क्योंकि उनके पास एल शेल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, केवल और केवल के शेल है। अगर के शेल है उसके पास तो एल के पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना। ठीक है, मतलब देखो एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि अभी तुम बोलोगे कि मैम आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोलते हो तो उसमें तो आप डी जनरेट शेल दिखाते हो, लेकिन दिखाते तो हो, हाँ मैं दिखाती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब मैं 1s1 बोल रही हूँ उसके बाद मैं 2s के पास जाऊँगी तो 2s के पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है, तो कम से कम उसके एल शेल के पास इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एल शेल के पास, तो वो किस तरीके से अपना एस को इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं दे सकता ना वो। तो इसी वजह से भाई सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, अब ये तो 1s0 बन गया, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा हुआ, अब कहाँ से ये निकालेगा। इसीलिए तो ये भी काफ़ी चीज़ें आती है कि हमारा हीलियम क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। रीजंस आर दिस, बॉन्डिंग तो रीजन जाते जाते हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन हम इनसे भी ये चीज़ बता सकते हैं कि क्यों हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है। अब अगर तुम चलो H2 भी बात कर लो, H2 तो तुम्हें पता है ना एग्जिस्ट करता है, लेकिन तब भी अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि अगर तुम बात करोगे तो H2 का चलो 1s2 मान लिया, 2 इलेक्ट्रॉन मिले और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन तुमने इसका मान लिया, तब भी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन ये इससे निकालेगा, लेकिन एल शेल के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना अंदर डालने के लिए। भले ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन हम ऑगर इफेक्ट तो ये कहता है ना कि मैं तो बाहर वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एल शेल से दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। जब इसके पास एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कैसे निकालेगा, नहीं निकाल सकता है। तो ये सबसे चीज़ें हमें पहले ध्यान रखनी है हमारे ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, दूसरी बात देखो, नोट्स तो तुम्हें पूरे के पूरे यहाँ पे भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और डिटेलिंग के लिए जैसे कई बार कुछ चीज़ें लिखने में छूट जाती है, हम एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए तो अभी भी मैंने एक बार पहले भी बोला था कि मेहता की ई वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है।
वहाँ से तुम इसका डेटा ले सकते हो। वैसे तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं जो बच्चे बनाना चाहते हैं। जो मैं बोलती हूँ उनको डिक्टेट, मतलब कुछ चीज़ें होती है कि हम एट द मोमेंट लिख सकते हैं। टीचर बोल रहा है, बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे उस कंटेंट को लिख सकता है, तो उसके भी नोट्स प्रिपेयर वहाँ पे होते हैं। कंटेंट जितना प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट के अंदर यहाँ पे तुम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसी कोई नीड नहीं है कि तुम किसी और जगह पे भटको या कुछ है, बुक्स को रेफ़र करना है। अच्छी ऑथेंटिक बुक से ये नोट्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना हमें कंटेंट चाहिए, देखो पास करना है पेपर हमें, ठीक है, तो जितना कंटेंट हमें चाहिए उतना कंटेंट ये प्रोवाइडेड है यहाँ पे स्पेक्ट्रो का। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।